हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो फाइनली आज से हमारी पेडागोजी सीरीज स्टार्ट है। क्लास 1, 2, 3 इस तरीके से आपको मिलेगा, तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर वन बाय वन सारी क्लासेस मिलती रहेंगी, ठीक है। एंड बताना चाहूँगी जो लोग पहली बार जुड़े हैं कि हमने ऑलरेडी एनसीईआरटी की थ्योरी जो कि 40 क्वेश्चंस आते हैं, 40 नंबर का आता है, हिस्ट्री जियो पॉलिटी कंप्लीट कर लिया है, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। इवन आप कंप्लीट एसएसटी का नोट्स ले लो, क्योंकि अब देखो नोट्स बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको मेरे पूरे नोट्स मिलेंगे, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे एसएसटी का पूरा हो या फिर पैडागोजी हो। बहुत ही कम प्राइस पे है, नंबर आपको कमेंट सेक्शन मिल जाएगा। एंड यस, टेलीग्राम में जुड़ जाना। आज का जो क्वेश्चन आंसर का सीरीज है अभी वो हुआ नहीं है, क्लास खत्म होने के बाद आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चन आंसर मिलते जाएंगे, तो टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाइए। हम लोग 74,000 स्टूडेंट हो चुके हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। तो चलिए, ये हमारी पहली क्लास है, तो पहली क्लास को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट जरूर बनाए रखना, क्योंकि ये सीरीज 1 है, अभी हमारी ये पहली क्लास है। आगे हमको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। और आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हम पैडागोजी करने वाले हैं। 20 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, ठीक है। और जो यहाँ पर मैं कराने वाली हूँ, जो लास्ट हुआ था ना आपका सीटेट दिसंबर में, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वही सारे करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड आप मुझे बताना कि आपको क्लास कैसी लगी और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। देखिए, पेडागोजी के क्वेश्चंस काफी लेंदी आते हैं, बट बहुत आसान होते हैं। आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है ताकि आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएं, क्योंकि एग्जाम में समय कम पड़ जाता है, ठीक है। चलिए, एंड यस, एक चीज़ और मुझे आपको बताना है कि बहुत जल्द हम लोग लाइव क्लासेस लेने वाले हैं, ठीक है। मतलब मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगी, और बीच बीच में जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे वो भी हम ले सकते हैं, लास्ट में भी लेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला लिखा हुआ है कि कंसीडर ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ए एंड बी, इन दोनों को पढ़ना है और बताना है कि दोनों सही है, कि दोनों ही गलत है, या फिर एक सही है, ठीक है। जैसे कि पहला देखो लिखा है कि समेटिव असेसमेंट मॉनिटर्स द लर्नर्स प्रोग्रेस थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखिए, दो तरीके का असेसमेंट होता है, एक आपका होता है सबमेटिव असेसमेंट और एक आपका होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। पहले इन दोनों का डेफिनेशन देख लो, क्योंकि ये दोनों वैसे मैंने चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। जैसे कि फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है, ये हम बीच बीच में करते रहते हैं, जैसे कि पढ़ा रहे हैं, एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, थोड़े से क्विजेज ले लिए, थोड़ा सा टेस्ट करा लिया। मतलब ये थ्रू आउट द टीचिंग चलता रहता है। मतलब मेरे, अगर मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो ये पूरे टाइम चलता रहता है, कभी भी हम ये ले लेते हैं, रचनात्मक। और ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम बच्चे के प्रोग्रेस को देखते हैं, किस लेवल पे है बच्चा, फिर हम उसको क्या करते हैं, उस हिसाब से उसकी चीज़ें, जो भी चीज़ें उसको नहीं आती है उसमें हेल्प करते हैं। बट सबमेटिव असेसमेंट अगर देखा जाए ना, तो ये एक तरीके का जो आपका एग्जाम होता है ना, हाफ ईयरली हो गया या फिर पूरा एनुअल एग्जाम होता है, वो होता है। ये पढ़ाई के दौरान नहीं होता, या पढ़ाई के बीच में नहीं होता, ये लास्ट में होता है। और इसने दोनों चीजें उल्टी लिखी हुई हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि योगात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के शुरू से अंत तक विद्यार्थी की प्रगति का निरीक्षण करता है। एकदम गलत। मतलब ये बोल रहा है कि ये जो समेटिव असेसमेंट है वो पूरा लर्नर्स के थ्रू आउट द, मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बच्चों का हम प्रोग्रेस देखते रहते हैं, नहीं। ये सिर्फ एग्जाम होता है, लास्ट में होता है एग्जाम, चाहे वो एनुअल हो चाहे वो 6 मंथ वाला हो, ठीक है। हाँ, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में चीज़ एकदम सही लिखी गई है। ये जो लाइन है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए है, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम शुरू से लेके अंत तक बच्चों का प्रोग्रेस देखते रहते हैं, ठीक है। बट इसने उल्टा लिख दिया। यहाँ पर देखो लिखा है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द कोर्स। मतलब कोर्स खत्म हो जाता है तब हम करते हैं। तो दोनों चीजें क्या लिखा है, उल्टा लिख दिया है। ये जो डेफिनेशन है, ये वाली लाइन वो सबमेटिव असेसमेंट का है, और ये वाली जो लाइन है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का है। तो दोनों की दोनों ही लाइन गलत है, कुछ भी इसमें सही नहीं है। अभी एक बार और मैं आपको समझाती हूँ। देखो, ए और बी दोनों ही गलत है, ठीक है, क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले देखो, जो योगात्मक आकलन होता है, देखो नाम से ही क्लियर है, इसमें क्या लिखा है, योग। और योग का मतलब क्या होता है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं प्लस। तो प्लस का मतलब होता है ना कि हमने 1 साल पूरी मेहनत की है और लास्ट में फिर हमको कहीं अपने पैसे इकट्ठे किए हुए हैं तो उसका इंटरेस्ट मिलता है। या फिर आप ये भी समझ सकते हो कि आपने पूरे साल बहुत अच्छे से मेहनत की, जैसे कि पहले एग्जाम्स होते थे और लास्ट में एग्जाम हुआ है एक ही बार। योगात्मक मतलब पूरा जोड़ के हुआ। योगात्मक आकलन बेसिकली उतना अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि देखो ये लास्ट में होता है। और
हम इसलिए रचनात्मक, नाम से ही क्लियर है ना, रचनात्मक, ये बीच बीच में होते रहना चाहिए ना टेस्ट। अब ये क्या है कि आप ईयरली ले रहे हो, हाफ ईयरली ले रहे हो, तो योगात्मक आकलन वही होता है कि इसका उपयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समाप्ति पर उपलब्धि के निर्णय हेतु किया जाता है। एक तरीके से लास्ट में लेते हैं, अच्छा आपके कितने परसेंटेज आए हैं, आप फर्स्ट आए हो, सेकंड आए हो, थर्ड आए हो, बट ये बीच में नहीं होता है, ये लास्ट में होता है। मतलब एग्जाम जो होते हैं ना आपके लास्ट वाले, उसे हम बोलते हैं। बट और हाँ, ये जो योगात्मक आकलन होता है, इसका फोकस ना रिजल्ट पे होता है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, ना कि सीखने की प्रक्रिया पर, कि जो उसकी निगरानी होती है। तो ये कंटिन्यूस मॉनिटरिंग नहीं करता है लर्निंग का, सिर्फ और सिर्फ इसका फोकस होता है रिजल्ट पर, तभी तो एक बार होता है ये। बट जो रचनात्मक आकलन है ना, वो पढ़ाई के दौरान होता है। जैसे मान लो मैं अभी आप ये पढ़ा रही हूँ, बीच में मैंने बच्चों का टेस्ट ले लिया, ठीक है, कल मैंने कुछ पढ़ाया, फिर बीच में मैंने टेस्ट ले लिया, या फिर मैंने कुछ पूछ लिया, क्विजेस वगैरह करा दिया है, तो मैं बीच बीच में बच्चों का ना प्रोग्रेस भी मॉनिटर करती रहूंगी कि अच्छा ये वाला टॉपिक बच्चे जो हैं सिर्फ इतना ही समझ पाए हैं, मुझे इसको दोबारा से अच्छे अच्छे से पढ़ाना है। तो हम इसमें मॉनिटर करते रहते हैं, समय समय पर सुधारते भी रहते हैं, बच्चों को फीडबैक देते हैं। इससे क्या होता है, लर्निंग में सुधार होता है। तो बेटर क्या है, फॉर्मेटिव तो है ना, कि फॉर्मेटिव आप बीच बीच में टेस्ट लेते रहते हो, बच्चों का प्रोग्रेस देखते रहते हो, और आपका जो समेटिव है, जिसे हम योगात्मक बोलते हैं, वो आपका क्या हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, और बायलिंगुअल पढ़िए, क्योंकि हिंदी जो है ना थोड़ी टफ पड़ जाती है पेडागोजी में, तो इंग्लिश वाला आपको बहुत हेल्प करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग। देखो क्रिटिकल थिंकिंग से क्वेश्चंस बहुत आएगा। बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, आलोचनात्मक चिंतन, आपसे पूछेगा कि इसमें ये जो 4 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा प्रश्न है जो कि क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है। देखिए क्रिटिकल थिंकिंग किसे कहते हैं, अगर मैंने आपसे कोई ऐसा प्रश्न पूछा, तो मैंने आपसे पूछा कि अच्छा ये बताओ, हेल्थ सिस्टम को सही करने के लिए गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, तो आप मुझे बताइए, क्या इसमें आप 1 लाइन वाले आंसर दोगे? नहीं, आपको सोचना पड़ेगा, तर्क करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, दिमाग लगाना होगा, जहाँ पर बच्चे सोचते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। बट वहीं पर अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि अच्छा ये बताओ, जो हिमालय है, ठीक है, हिमालय की विशेषताएं बता दो, या 2 चीज़ों के नाम बोल के मैं बोलूँ कि इसके बीच का डिफरेंस बता दो, तो यहाँ पर आपको सोचना नहीं है। हिमालय की जो विशेषताएं हैं 3-4 लाइन आप बता दोगे, कोई डिफरेंस बताना है वो भी आप बता दोगे। तो बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग वो होती है ना जहाँ पर आपको अ, सोचना पड़े। ठीक है, इसका डेफिनेशन पहले मैं आपको बता दूं। देखिए, जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है ना, वो एनालिसिस पे होता है, इवैल्यूएशन पे होता है, और रीजनिंग होती है ना, वो शामिल होती है। मतलब किसी भी चीज़ पे आप तर्क करेंगे, सोचेंगे, ठीक है, बहुविकल्पी समाधानों पर विचार करना उच्च स्तरीय चिंतन को बढ़ावा देता है। बेसिकली ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग को प्रमोट करता है। ठीक है, इसमें आप मल्टीपल सॉल्यूशंस के बारे में सोचते हैं, तर्क की जांच, ठीक है, जो भी आपने रीजनिंग दी है, जो भी तर्क दिया है, उसकी जांच, प्रमाण के आधार पर निष्कर्ष निकालना इसका प्रमुख घटक है। ठीक है, आप अपने आर्गुमेंट्स को एग्जामिन करते हो, एंड ड्राइंग एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन्स आर की कंपोनेंट्स। ठीक है, तथ्यात्मक स्मरण या फिर वर्णन आधारित जो कार्य है, वो उच्च स्तरीय चिंतन को सीमित रूप से विकसित करते हैं। बेसिकली इसका क्या मतलब है, जैसे कि रटने वाली जो चीज़ें होती हैं, जिसमें सिर्फ वन लाइनर आंसर्स देने हैं, फैक्ट बेस्ड है, ये क्या करता है, ये हमारे हायर ऑर्डर थिंकिंग को क्या करता है, लिमिट कर देता है, सीमित कर देता है। ठीक है, मतलब ये इसकी बात नहीं हो रही है, बेसिकली यहाँ पर बताया बताया जा रहा है कि अगर आपने बच्चे से कोई रिकॉल वाला, कुछ तथ्यात्मक वाला, कुछ वर्णन आधारित ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जिसका आंसर सिर्फ 1 हो कि अच्छा इसकी विशेषताएं बता दो, इसका भेद बता दो, तो इस तरीके के प्रश्न से ना बच्चों का जो उच्च स्तरीय चिंतन है, जो हायर ऑर्डर थिंकिंग है ना, वो उतना विकसित नहीं होता है, वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। और अगर आपको बच्चों के, जिसे हम बोलते हैं ना HOT, मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग, इसको डेवलप करना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रश्न पूछिए जिससे बच्चा एनालिसिस, मूल्यांकन और तर्कपूर्ण जो डिसीजन होता है वो उसमें शामिल कर पाए। ठीक है, तो अब आप समझ चुके होंगे क्रिटिकल थिंकिंग काफी ब्रॉड होता है, लिमिट नहीं होती है इसमें। तो चलिए, अब मैंने आपको क्वेश्चंस तो बता दिया क्रिटिकल थिंकिंग। अब बताइएगा इन चारों प्रश्न में से कौन सा प्रश्न आपको लग रहा है कि बच्चों का क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाएगा। चलिए, पहला देखो, लिखा है कि वे विभिन्न तरीके क्या हैं, मतलब डिफरेंट वेज क्या हैं, जिनके द्वारा सरकार विच द गवर्नमेंट सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु कदम उठा सकती है। मतलब जो गवर्नमेंट है वो स्टेप ले सकती है, प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, तरीके पूछे जा रहे हैं, तो मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। यहाँ पर बच्चा खुद से सोचेगा, तर्क वितर्क करेगा, एनालाइज करेगा, फिर उसका असेसमेंट करेगा, अपने ही आर्गुमेंट का एग्जामिन करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो सही है।
दूसरा देखो लिखा है कि अमेज़न की तुलना में गंगा नदी में प्रदूषण मानव जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करेगा। इस कथन की जाँच करो। देखो, अगर कभी भी किसी भी लाइन में ये लिखता है ना कि आप इसकी जाँच करिए, तो जाँच करना इतना आसान नहीं होता है। इसमें आप एनालिसिस करोगे, एग्ज़ामिन करोगे, आप इसमें इवैल्यूएशन मूल्यांकन करोगे, तर्क-वितर्क करोगे, क्योंकि क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है कि आखिर में अमेज़न की तुलना में गंगा नदी में जो प्रदूषण है, वो क्यों मानव जीवन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। तो इसमें बहुत सारी रीज़न्स होंगे। तो जो भी क्वेश्चंस आपको लगता है ना कि यार इसमें रीज़न फाइंड फाइंड करना है, कारण जानना होगा, वो हमेशा ही क्रिटिकल थिंकिंग को प्रभावित करता है। तो ये बात भी एकदम सही है। बी भी सही है। सी देखो क्या लिखा है, ब्राज़ील एवं भारत की जो बेसिकली फिजियोग्राफी है ना, जो उसकी भू आकृति है, जो लैंड एरिया है, उसके बीच में भेद करना है। ये तो बड़ा आसान सा है, डिफरेंस बताना है। इसमें आपने कौन-सा क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर लिया? ये तो बिल्कुल नहीं होगा। डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हिमालयाज़, हिमालय की कुछ विशेषताओं का वर्णन करो। यहाँ पर भी कोई क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप नहीं होगी। ठीक है? और भी ऑप्शंस हैं, देखो बहुत लंबे-चौड़े क्वेश्चंस आते हैं पेडागोजी के। नेक्स्ट देखो, मुगल प्रशासन में जमींदार का क्या काम था? वही जो रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करते थे, इनका यही तो काम था। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि कहाँ पर तर्क-वितर्क रीज़निंग लगानी पड़ रही है, सोचना पड़ रहा है, तो वो सिर्फ़ 2 ही ऑप्शंस हैं। एक तो पहला कि आपको हेल्थ केयर गवर्नमेंट क्या-क्या उठा सकती है स्टेप सभी के लिए, एंड दूसरा कि क्यों आखिर में अमेज़न की तुलना में गंगा में प्रदूषण जो है वो हम मानव जीवन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। तो यही 2 स्टेटमेंट है। तो आपको क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि आखिर में अगर ये क्रिटिकल थिंकिंग को बोल रहा है तो सीधा-साधा आंसर तो नहीं होगा। क्योंकि देखिए क्रिटिकल क्रिटिकल जो थिंकिंग होती है ना, वो हायर ऑर्डर स्किल्स जो थिंकिंग होती है ना, उसको बढ़ाता है। ठीक है? क्योंकि आप मल्टीपल सॉल्यूशंस के बारे में सोचते हो। आप अपने खुद के आर्गुमेंट्स की जाँच करते हो। फिर जो प्रमाण निकलता है उसके आधार पर आप निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोशल साइंस करिकुलर एक्टिविटीज कैन बी मेड मोर इंगेजिंग फॉर स्टूडेंट्स बाय, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की गतिविधियों को छात्रों के लिए और अधिक आकर्षक बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो? देखो, एसएसटी का जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, अगर उसकी एक्टिविटी को आप बच्चों के लिए क्या करना चाहते हो कि बच्चे इससे इंगेज हों, क्योंकि देखिए जब बच्चा इंगेज होता है ना किसी भी चीज़ में, तो वो बहुत बेहतर सीखता है। और आप हमें एक्टिविटी भी ऐसी करानी है कि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे। तो इसमें से क्या चीज़ें कराएंगे, चलो देखते हैं। पहला है कि रिड्यूस क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिस्कशंस इन फेवर ऑफ लेक्चर्स, व्याख्यान के पक्ष में आलोचनात्मक सोच और चर्चा को कम करो। ये तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा बच्चे सोचते हैं, दिमाग लगाना पड़ता है, रीजनिंग लगानी पड़ती है ना, वहाँ पर बच्चा ज़्यादा इंगेज होता है। और ये क्या बोल रहा है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग को रिड्यूस कर दो, मतलब जो व्याख्यान वाली चीज़ है लेक्चर मेथड से पढ़ाइए, लेक्चर वाली चीज़ को ज़्यादा फोकस करने के लिए बोल रहा है कि व्याख्यान के पक्ष में आप क्रिटिकल वाला और चर्चा को कम कर दो। तो इससे बच्चे इंगेज नहीं होंगे। आपने देखा होगा बचपन में हमारे साथ होता था कि कोई टीचर आ रहे हैं और वो सिर्फ किताब लेके खुद से पढ़ रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, तो उसमें क्या आती होती थी, बच्चों को नींद आने लगती थी। और वहीं पर दूसरे टीचर होते थे जो खुद बच्चों को ही उस टॉपिक से इंगेज कर देते थे एक्टिविटी वगैरह के थ्रू। तो उसमें मज़ा भी आता था और हम चाहते भी थे कि अरे यही टीचर आने चाहिए। नींद भी नहीं आती थी। ठीक है? तो ये तो होगा ही नहीं। इनकॉर्पोरेटिंग टेक्नोलॉजी एंड मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधन को शामिल करो। जी हाँ, देखो आज के टाइम पे आप भी जानते हो डिजिटल का ज़माना है, एंड क्लासेस वगैरह में कोई टॉपिक्स डिफ़िकल्ट है, आप बच्चों को टेक्नोलॉजी का यूज़ करके थोड़ा मल्टीमीडिया रिसोर्सेज का यूज़ कर लो, ऑडियो वीडियो के थ्रू पढ़ाओ। बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि जिनके लिए ज़रूरत भी होती है ना कि ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू हम बच्चों को बेहतर सिखा सकते हैं। तो ये तो बढ़िया है, बच्चे इसमें बहुत इंगेज भी हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है केवल, जब भी ओनली वाले ऑप्शंस आएंगे वो कभी सही होगा ही नहीं। इस चीज़ का हमेशा ध्यान दो, चाहे कितनी भी अच्छी लाइन क्यों ना लिखी हो, क्योंकि ओनली क्या करता है, सीमित कर देता है। ये बोल रहा है कि केवल आप ऐतिहासिक घटना और डेटा पर ध्यान फोकस कराओ। क्यों, हमें और भी चीज़ें करानी चाहिए। नेक्स्ट है तथ्यों और आंकड़ों को याद करने पर, रट्टाफिकेशन, रटवाना, फैक्ट्स, मेमोराइजेशंस, ये कभी सही नहीं होता है। तो ये तो खत्म ही हो गया। मतलब नहीं भी पता है ना आंसर्स, तो आप 2 को एलिमिनेट कर दो, तीसरा चौथा तो किसी हाल में नहीं होगा। और पहला तो आपको पता ही चल चुका है कि ये तो वैसे भी जो क्रिटिकल थिंकिंग जो कि सबसे बेस्ट मानी जाती है, ये बोल रहा है कि आप इसको ही कम कर दो। तो ये तो होगा नहीं। तो बच गया हमारा ऑप्शन नंबर 2, टेक्नोलॉजी एंड मल्टीमीडिया रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो दूसरा ही सही है।
तो देखिए, आज के टाइम पे आप जानते ही हैं स्कूल वगैरह में भी हर जगह टेक्नोलॉजी, मल्टीमीडिया, इससे क्या होता है कि बच्चे विजुअल एंड एक्सपीरियंशियल मतलब बहुत ही बेहतर सीखते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जियो, मुझे पढ़ाना है, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ाना है, सोलर सिस्टम पढ़ाना है, तो बुक्स में मैं उतने अच्छे से नहीं पढ़ा सकती हूँ, बट 3D एनिमेशन के थ्रू भी उनको बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ। ठीक है। और इससे क्या होता है कि बच्चों का इंटरेस्ट, पार्टिसिपेशन और वो एक्टिव लर्निंग होती है, वो सोते नहीं हैं, वो भी उस चीज़ में इंगेज हो जाते हैं। और सामाजिक विज्ञान में तो डिजिटल जो मैप है, वीडियोस हो गया, ठीक है, सिमुलेशंस अभी मैंने आपको बताया कि एसएसटी में तो और भी अच्छा होता है कि आप जियो वगैरह को जो है डिजिटल के थ्रू पढ़ाइए, मैप वगैरह। इससे क्या होता है कि क्लास का एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी इंटरेक्टिव बना होता है और मीनिंगफुल लर्निंग होती है, बच्चे मज़े मज़े से ना सब कुछ सीख लेते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये मैच ऑफ द फॉलोइंग आपके एग्जाम में पूछा था और मैं इसको ना बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझा दूंगी। देखिए, पहला लिखा है नरेशन चार्ट। नरेशन चार्ट आखिर में होता क्या है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विवरण चार्ट। रिलेशनशिप चार्ट, ये संबंध चार्ट क्या होता है, ठीक है। फ्लो चार्ट, देखो हमने यूज तो सबका किया है, बट हमको ना उन फोटोज के नेम नहीं पता है। फ्लो चार्ट, और यहाँ पर इनकी जो है विशेषताएं लिखी गई हैं कि अच्छा नरेशन चार्ट इसे कहते हैं, रिलेशनशिप चार्ट इसे कहते हैं। तो चलो पहले एक बार फोटोज के थ्रू देख लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने आप सभी के लिए इजी वे में, ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि देखो याद नहीं करना है, हमें समझना है। तो सबसे पहले क्या है, नरेशन चार्ट, जिसे हम बोलते हैं विवरण चार्ट। अब नरेशन चार्ट का क्या मतलब होता है कि कोई भी इवेंट, कोई भी जिसे हम बोलते हैं ना घटना, कोई भी टॉपिक, आप उसको सीक्वेंस वे में बनाते हो समझने के लिए। जैसे कि देखो ये घटना है ना, जैसे कि महात्मा गांधी जी हैं, उनकी लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हम उसको सीक्वेंस में दिखाए हैं, इसी को बोलते हैं नरेशन चार्ट। मतलब कोई भी घटना हो, कोई भी इवेंट हो, कोई भी टॉपिक हो, आप उसको सीक्वेंस वे में दिखाते हो। जैसे कि महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था, फिर वो साउथ अफ्रीका चले गए, फिर सत्याग्रह शुरू हुआ, फिर उसके बाद से दांडी मार्च होता है, फिर इस तरीके से एक एग्जाम्पल दिया गया है, फिर हमारा भारत आज़ाद होता है 1947 में। तो यहाँ पर क्या है, एक घटना को हमने सीक्वेंस वे में दिखा दिया है, तो इसी को बोलते हैं नरेशन चार्ट। ठीक है। सेकंड, रिलेशनशिप चार्ट किसे बोलते हैं, जिसे हम संबंध चार्ट भी बोलते हैं। बेसिकली रिलेशनशिप जो चार्ट होता है ना, वो कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कारण और परिणाम, देखिए कॉज एंड इफेक्ट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कारण और परिणाम, और ये इंटर रिलेशनशिप पे आधारित होता है, कॉज एंड इफेक्ट पे भी आधारित होता है। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझिए, रिलेशनशिप चार्ट है, एक ये ज्वाइंट फैमिली, एक बड़ी सी फैमिली है, फिर ये फैमिली धीरे धीरे क्या होती है, छोटी होती जाती है, न्यूक्लियर फैमिली हो जाती है। ठीक है। अब न्यूक्लियर फैमिली के बाद भी ये सिंगल पेरेंट फैमिली बन जाती है, तो ये कहीं ना कहीं इंटर रिलेशनशिप ही तो है, कॉज एंड इफेक्ट है। ठीक है। तो हम रिलेशनशिप चार्ट को भी इस तरीके से दिखाते हैं कि अच्छा ज्वाइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, सिंगल पेरेंट फैमिली है। ठीक है। एंड ये तो सभी ने बनाया होगा, मुझे नहीं लगता है कि कोई नहीं बनाया होगा। फ्लो चार्ट, कोई भी टॉपिक्स को हम फ्लो के चार्ट के थ्रू बहुत इजीली समझ लेते हैं। जैसे कि देखो वाटर साइकिल है, इवेपोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन, फिर प्रेसिपिटेशन, कलेक्शन, या फिर इस तरीके से होता है कि नीचे जो ग्राउंड पे पानी होता है, ठीक है, वो ऊपर जाता है, इवेपोरेट होता है, बादल बन जाते हैं, फिर जब बहुत सारे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं वो भारी हो जाता है, फिर वर्षा के रूप में नीचे आता है। तो इस तरीके से हम फ्लो चार्ट दिखाते हैं। ठीक है। टेबुलेशन चार्ट, टेबुलेशन चार्ट तो सभी ने यूज किया होगा, अगर आप डीआई वगैरह भी करते होंगे। एक डेटा, मतलब डेटा को ना इस तरीके से टेबल के फॉर्मेट में बहुत इजीली समझ सकते हो। ठीक है। हम डेटा वगैरह के लिए टेबुलेशन चार्ट का यूज करते हैं। जैसे कि अटेंडेंस वगैरह भी आपने देखा होगा कि कितने बच्चे आए हैं, कितने बच्चे नहीं आए हैं। सेम उसी तरीके से कि अच्छा अमित, नेहा, राहुल हैं, इनके मैथ्स में कितने स्कोर हैं, साइंस में, इंग्लिश में, तो हम इसे बोलते हैं टेबुलेशन चार्ट। ठीक है। तो अब इतना कुछ पढ़ने के बाद से ये आप मैच ऑफ द फॉलोइंग ना एकदम कुछ सेकंड्स में कर लोगे। देखो बहुत ही आसान है। अच्छा, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसको छोटा करना पड़ेगा, थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे सब कुछ दिखाने के लिए इसको थोड़ा सा छोटा करना होगा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं नरेशन चार्ट। मैंने अभी आपको बताया ना, किसी भी घटना, किसी भी बेसिकली, अच्छा यहाँ पे पूरा दिख रहा है या नहीं, हाँ, कोई भी घटना हो, ठीक है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से भी रिलेटेड होता है, तो अगर आप उसको एक सीक्वेंस में दिखा रहे हो, नरेशन चार्ट, ठीक है, तो अगर मैं ए की बात करूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पर देखो ए का हो जाएगा आपका, यहां पर देखिए, तो ए का आपका जो नरेशन चार्ट है इसका क्या हो जाएगा, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ठीक है।
अभी हमने देखा भी था हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, जिसमें मैंने गांधी जी की जो पूरी हिस्ट्री है उसको हमने एक सीक्वेंस में दिखाया। बेसिकली सीक्वेंस में होता है, उससे आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है कि क्या इसका नरेशन है। ठीक है। और रिलेशनशिप चार्ट मैंने आपको बताया ही था, थोड़ा हमको नीचे जाना होगा, पूरे ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं, ये दिक्कत हो रही है। देखो, अब जो रिलेशनशिप चार्ट है वो आपका क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था ना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको जैसे जो चीज़ें मैंने बताई हैं ना, आपको वो याद कर लेना है, तो फिर आपको इसमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब ये 4 हो गया, और ए का तो आपको पता ही है, ये तीसरा है। ठीक है। अब हमारे पास क्या बाकी है, फ्लो चार्ट, ये रहा। तो फ्लो चार्ट, जैसे कि हम वो वाटर साइकिल वाला देख रहे थे ना, वाटर साइकिल का पूरा प्रोसेस हमने कि स्टेप वाइज स्टेप बनाया था, तो फ्लो चार्ट बेसिकली होता है स्टेप इन अ प्रोसेस। ठीक है। और टेबुलेशन चार्ट जो कि यहाँ पर लिखा है, डेटा को बेसिकली हम टेबल वगैरह डेटा को दिखाने के लिए एक बहुत ही बेहतर तरीका होता है ना टेबुलेशन चार्ट, तो डेटा से रिलेटेड सॉरी। तो जो टेबुलेशन चार्ट होता है वो डेटा से रिलेटेड होता है, डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। अब मैंने जो चीज़ें आपको पढ़ाई थी आप उसको विजुलाइज कीजिए। देखिए, हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले, नरेशन चार्ट के बारे में। ठीक है। नरेशन चार्ट क्या होता है, कोई भी हिस्टोरिकल घटना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई घटना है, कोई टॉपिक है, कोई इवेंट है, आपने उसको सीक्वेंस वे में दिखा दिया है। रिलेशनशिप चार्ट क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, इसका इसके साथ मैच हो गया। फ्लो चार्ट में किसी भी चीज को आपने एक स्टेप वाइज स्टेप दिखा दिया, स्टेप इन अ प्रोसेस। एंड टेबुलेशन चार्ट तो नाम से ही क्लियर है कि आपको डेटा वगैरह जो है दिखाने के लिए टेबुलेशन चार्ट का यूज करना होता है। ठीक है। तो बस हमारा ये सही है, आपको आंसर भी मिलाने की जरूरत नहीं है। तो जो चीजें मैं आपको बता रही हूं आपको उसको ध्यान रखना है, ये देखिए। ठीक है। और वही सेम चीज मैंने यहां पर लिखा भी है कि जो नरेशन चार्ट होता है वो किसी भी इवेंट या टॉपिक्स को सीक्वेंस में दिखाने के लिए यूज करते हैं। रिलेशनशिप चार्ट जो है वो कॉज एंड इफेक्ट एंड इंटर रिलेशनशिप होता है। ठीक है। फ्लो चार्ट एक स्टेप, कोई भी स्टेप ऑफ प्रोसेस जिसको हम सीक्वेंस में दिखा सके। एंड टेबुलेशन चार्ट तो पता ही है कि डेटा वगैरह को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि सामाजिक विज्ञान विषय की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सही है, मतलब इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ सोशल साइंस, मतलब सोशल साइंस का नेचर कैसा है इसके बारे में बताना है, क्या सही है। चलो पहला देखो, लिखा है कि सामाजिक विज्ञान जो है एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, एक गत्यात्मक विषय है जो कि वाद विवाद और परिचर्चा को उत्पन्न करता है। यस, देखिए, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, जियो, ये क्या है, एक डायनेमिक ही तो सब्जेक्ट है ना। अब ये स्टेटिक तो नहीं है, मतलब ये स्थिर नहीं है, ये डायनेमिक है। और इसमें आप आराम से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें लोगों के ओपिनियंस अलग अलग होते हैं कि अच्छा पुरानी घटनाएं में से कि आज़ादी के समय में क्यों ये सारी चीज़ें कैसी हुई, आप इस पर डिबेट कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, तो ये डायनेमिक है। ठीक है। दूसरा लिखा है कि इन सोशल साइंस ओनली इंडिविजुअल ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर कंसीडर्ड एंड नॉट द काउंट्स ऑफ इंडिविजुअल एक्शंस। देखिए, चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ क्यों ना लिखी हो, बट इसने ओनली लिख के गलत कर दिया। केवल केवल वाले ऑप्शंस हमेशा गलत होते हैं, तो मैं बी को तो कंसीडर भी नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ पर अगर इसने केवल नहीं लिखा होता तो सही हम देख सकते थे। लिखा है कि सामाजिक विज्ञान में केवल व्यक्तिगत मानवीय संबंधों पर विचार किया जाता है, मतलब इंडिविजुअल जो ह्यूमन रिलेशनशिप होता है उस पर, व्यक्तिगत मानवीय संबंधों पर, ना कि व्यक्तिगत कार्यों के लेखे जोखे पर विचार किया जाता है। ऐसा सोशल साइंस का नेचर नहीं है, और ये केवल वाले ऑप्शंस तो वैसे भी खत्म है। सी देखो, लिखा है कि सोशल साइंस इज प्रिमरली इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट विद अ फोकस ऑन डिस्कवरी एंड एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से अंतर विषयी है। अंतर विषयी मतलब आप एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट करके पढ़ा सकते हो। और यस, एसएसटी में आपको पता ही है कि हम सर्च वगैरह, अभी हिस्टोरियंस को ही देखिए कितनी आज भी चीज़ें वो सर्च कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों पे, और इसमें हम प्रयोग भी करते हैं। ठीक है। तो ये तो सही है। डी लिखा है कि सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र ना बहुत ही संकुचित है, एकदम गलत, मतलब ये बहुत नैरो है। और कई बार बहुत सारे लोगों का ये माइंडसेट होता है कि भाई साइंस ही होता है जिसमें हम ज़्यादा हम आगे बढ़ सकते हैं, एसएसटी सब्जेक्ट्स में तो बहुत ही संकुचित है इसका लेवल, इवन हम इसमें बहुत कुछ प्रोग्रेस भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ गलत होता है। संकुचित नहीं है, बहुत ही व्यापक है। ठीक है, संकुचित नहीं है, इसलिए केवल प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के योग्य है, एकदम गलत। तो आपने देखा होगा कि इसमें तो सब कुछ गलत ही हो गया, सिर्फ हमारा सही है तो सी।
एंड एक हमारा सही है ए में, जिसमें कि एसएसटी को बोला है डायनेमिक सब्जेक्ट है, डिस्कशंस वगैरह हो सकता है। एंड सी जिसमें कि बोला है कि एसएसटी में हम डिस्कवरी, एक्सपेरिमेंटेशंस, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ए एंड सी सही है, तो ऑप्शन नंबर 2। बाकी एक तो ओनली की वजह से गलत हो गया। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान ना संकुचित नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये व्यापक है और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ही ब्रॉडर है। तो अगर कोई ये कहता है या कहीं पर भी एग्जाम में मिलता है ना आपको कि ये सिर्फ केवल संकुचित है, मतलब ये नैरो है या फिर सिर्फ ओनली वाले ऑप्शंस मिलते हैं, वो आपको काट देना है। नेक्स्ट, शिक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न में 60% भार खुली राय वाले प्रश्नों को दिया जाता है। इस नीति के माध्यम से शिक्षक छात्रों के किस कौशल को जांचना चाहता है? खुली राय मतलब ओपन एंडेड, मतलब ऐसा प्रश्न जिसके ना बहुत सारे मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, मल्टीपल सोल्यूशंस हो सकते हैं और बहुत अच्छा होता है ऐसा क्वेश्चंस पूछना। तो 60% वेटेज ना बाय टीचर टू ओपन एंडेड क्वेश्चंस इन अ सोशल साइंस क्वेश्चंस पेपर, मतलब ऐसा उसने क्वेश्चंस का पूरा सेट बनाया है जिसमें से उसने 60% तो वेटेज ओपन एंडेड क्वेश्चंस को दिया है। क्यों? वो क्यों क्या कराना चाहता है? विच स्किल्स डज द टीचर वांट टू टेस्ट अमंग स्टूडेंट्स थ्रू दिस स्ट्रैटेजी, मतलब टीचर अपनी इस स्ट्रैटेजी से बच्चों की किस स्किल्स का जो है वो आकलन करना चाहता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो ओपन एंडेड प्रश्न होते हैं ना, वो बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस को सीमित नहीं करता है, ये यस और नो और फैक्ट बेस्ड नहीं होता है, ठीक है। इसमें बच्चों को सोचना पड़ता है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे कि अभी हमने 2 क्वेश्चंस डिस्कस किया था ना कि गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स उठाने चाहिए सभी की हेल्थ केयर के लिए, या फिर क्यों अमेजोन बेसिन की कंपेयर में गंगा नदी ज़्यादा प्रदूषित है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, ठीक है। तो देखो पहला क्या लिखा है, केवल लेखन कौशल खत्म, मतलब केवल तो हो ही नहीं सकता है, हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। ये इंट्रापर्सनल स्किल्स नहीं है, ये अंतर्वैयक्तिक कौशल्स की बात नहीं हो रही है। ऐसे प्रश्न से बच्चे जो हैं लॉजिकल थिंकिंग बच्चों की डेवलप होती है, क्रिएटिव स्किल्स आता है उनके अंदर। अगर मैं ऐसा प्रश्न आपसे पूछूंगी तो मैं चाहूंगी ना कि आप सोचें, आप लॉजिक्स के साथ सोचें, आपका जो क्रिएटिविटी है वो प्रमोट हो। एप्लीकेशन बेस्ड होता है यस ऑन प्रेजेंटेशन स्किल्स। ओपन एंडेड क्वेश्चन से क्या होता है ना कि बच्चे एप्लीकेशन एंड जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है ना बच्चों की, वो भी डेवलप होती है। तो सिर्फ इसमें सी एंड डी होगा। बाकी ये तो बड़े बेकार के ही आंसर्स लिखे थे, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा है, सी एंड डी, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने आपको बताया है कि जो ओपन एंडेड प्रश्न होते हैं इससे बच्चों की जो लॉजिकल थिंकिंग है ना और क्रिएटिव स्किल्स ये प्रमोट होती है। क्योंकि देखिए ये प्रश्न केवल याद करने पर नहीं बल्कि अपने विचारों को संरक्षित और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं फैक्ट बेस्ड नहीं होता है। इवन जो ओपन एंडेड है ये अनुप्रयोगात्मक कौशल, जो एक्सपीरियंशियल जो स्किल्स हैं वो भी यहाँ पे डेवलप होती है, क्योंकि बच्चे जो है वो सिद्धांत को, जो थ्योरी है बेसिकली, उसको व्यवहार में लागू करने का अभ्यास करते हैं, जो कॉन्सेप्ट होता है उसको, ठीक है। तो ओपन एंडेड हमेशा बेटर होता है क्लोज एंडेड से। क्लोज एंडेड का मतलब क्या होता है, ओपन एंडेड खुला हो गया, और क्लोज एंडेड का मतलब बंद वाले प्रश्न जो सिर्फ यस और नो और फैक्ट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 7, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज कंसिडर्ड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एज पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स। इसमें से बताना है कि किस पक्ष पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में मूल्यांकन कार्य विधियों के भाग के रूप में विचार किया गया है। मतलब जो भी इसमें चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, निम्नलिखित में से किस पक्ष पर आपको बताना है, इसमें से ऐसी कौन सी लाइन है जिस पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जो मूल्यांकन कार्य है, जो असेसमेंट वाला कार्य है, वो विधियों के भाग के रूप में विचार किया गया है, ठीक है। बेसिकली इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स वाला आपको बताना है, बट ध्यान में रखना है राइट टू एक्ट 2009 इसी के पक्ष पे बताना है, ठीक है। तो चलिए पहला देखो लिखा है, भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित मूल्यों का अनुमोदन करना, कंफर्म विद द वैल्यूज एंश्रीन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यस, इस पर मतलब ये जो पक्ष है इस पर आरटी जो 2009 है, हम मूल्यांकन के प्रोसीजर्स के रूप में इस पर विचार किया गया है, पहला तो सही है। बी लिखा है कि परीक्षा में मुख्यतः योगात्मक आकलन को सम्मिलित किया जाना चाहिए, एकदम गलत। मतलब सिर्फ सबमेटिव असेसमेंट क्यों होगा, सबमेटिव असेसमेंट से तो वैसे भी बच्चे की हम कोई ग्रोथ वो मॉनिटर नहीं कर सकते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट भी तो होना चाहिए ना, तो ये तो लाइन ही गलत हो गई। दूसरा देखो लिखा है कि विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमताओं का पूर्ण सीमा तक विकास, ठीक है।
मतलब डेवलपमेंट ऑफ द फिजिकल एबिलिटीज ऑफ लर्नर्स टू द फुलेस्ट एक्सटेंट, पूरा मतलब उसका पूर्ण सीमा तक विकास, इसको भी इसमें शामिल किया गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में मूल्यांकन कार्य विधियों के भाग के रूप में। तो ये भी सही है। डी देखो, लिखा है कि एग्जामिनेशंस आर कंडक्टेड विद द स्कूल प्रीमाइसेस, परीक्षाएं स्कूल परिसर में ही होती हैं, ये बात भी गलत है। तो इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ ए एंड सी सही है। देखिए पहले मैं आपको कुछ चीजें यहां पर बता दूं। सबसे पहले जो आरटी एक्ट 2009 था ना, उसमें मूल्यांकन में विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास, मतलब जो उनका एजुकेशनल डेवलपमेंट है और जो उनका नैतिक मूल्य है, जो मोरल वैल्यूज हैं, इस पर ध्यान देने की बात कही गई है। ठीक है, पाठ्यक्रम और परीक्षा में सिर्फ योगात्मक नहीं, रचनात्मक मूल्यांकन, इसके भी बैलेंस को बताया गया है, और क्वेश्चंस में सिर्फ योगात्मक लिखा था। ठीक है, इवन उसमें आरटी एक्ट में ये भी शामिल किया गया है, शारीरिक क्षमता का विकास भी महत्वपूर्ण माना गया है ताकि हॉलिस्टिक डेवलप हो सके। देखिए, अगर मान लीजिए आप दिमाग से बहुत अच्छे हैं बट फिजिकल एबिलिटीज में या फिर शारीरिक में कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है, तो थोड़ी रुकावट होती है सीखने में। तो इसलिए कहा गया है कि जो फिजिकल एबिलिटीज है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि बच्चों का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, संपूर्ण जो है समग्र विकास हो सके। ठीक है, तो अब आप समझ चुके होंगे कि आखिर में इसमें से क्या सही है। पहला, क्योंकि इसको कॉन्स्टिट्यूशंस में तो हमने एंसराइंड किया ही है, एंड सी, बाकी ये दोनों गलत है। ठीक है, चलिए, दो स्टेटमेंट है ए और बी, और सही का चुनाव करना है। देखते हैं। पहला लिखा है कि लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों की समकालीन चुनौतियां हैं, जैसे कि व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच विवाद। मतलब ये बोल रहा है कि जो कंटेम्पररी जो चैलेंजेस होते हैं ना टू द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी आर कॉन्फ्लिक्ट्स सच एज दोज बिटवीन इंडिविजुअल राइट्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, मतलब जो हमारा लोकतांत्रिक समाज के जो सिद्धांत है उसमें ये चैलेंज बना हुआ है, आज भी ये चुनौतियां हैं, चाहे वो हमारे इंडिविजुअल राइट्स की बात हो या फिर हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में। ठीक है, बी लिखा है कि सामाजिक विज्ञान कक्षा के भीतर लोकतंत्र की समस्याओं के अध्ययन में विद्यार्थियों को इंगेज रखने के लिए हम विवाद जो समाधान है, जो कॉन्फ्लिक्ट जो रिजोल्यूशन है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। यस, देखिए, कोई भी चीज़ अगर आपको बच्चों को समझानी है ना, तो आप बच्चों को एक्टिविटीज़ में खुद इन्वॉल्व करवा दो। जैसे कि मैं क्लास में इस तरीके की प्रॉब्लम्स है ना, जो लोकतंत्र की हमारे समस्या है, उसके अध्ययन में मैं बच्चों को इंगेज रखने के लिए क्या करा सकती हूँ कि अच्छा ये टॉपिक है और इस पे विवाद समाधान जो है जो भी कराना है, जो हमारे प्रॉब्लम्स ऑफ डेमोक्रेसी है, तो इस तरीके का हम प्ले वगैरह करा सकते हैं, तो बच्चे बहुत बेहतर सीखते हैं। इसका मैं आपको एक बार एक्सप्लेनेशन भी बता दूं। जैसे कि देखिए, कई बार हम आज मतलब बहुत सारे स्कूलों में तो होता ही है कि हम एक्टिविटी वगैरह ज़्यादा कराते हैं, जैसे कि लोकतांत्रिक समाज में व्यक्तिगत अधिकार और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बीच में संतुलन बनाए रखना आज भी एक चुनौती ही है। और सामाजिक विज्ञान क्लास में विवाद जो समाधान उपागम है, इससे बच्चे क्या होंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और जो भी प्रॉब्लम है उसका एनालाइज करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि प्रॉब्लम्स ऑफ डेमोक्रेसी जैसे विषयों को समझने में विद्यार्थियों की जो सोच है और जो उनकी पार्टिसिपेशन है वो बढ़ता है, क्योंकि आपने बच्चों को क्या कर दिया, इंगेज कर दिया। तो यस, ये समकालीन चुनौतियां तो हैं ही, प्लस ये वाला ऑप्शंस के साथ हम जाएंगे ही कि हम बच्चों को खुद इन्वॉल्व करवा दें। तो ए एंड बी दोनों ही सही हैं। ठीक है, चलो 9 वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब कुछ आपका लास्ट दिसंबर वाला ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर हाईली अप्रोप्रिएट फॉर मिडिल लेवल स्टूडेंट्स। मतलब जो 6 to 8 के बच्चे हैं ना, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा विषय है जो कि हम 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके लिए रेलेवेंट है बेसिकली, मतलब वो समझ सकते हैं, ज़्यादा टफ भी नहीं है, ज़्यादा आसान भी नहीं है। तो चलिए देखिए, पहला है, ये मैंने क्वेश्चंस भी कराया है, इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान। हम क्लास 8 की हिस्ट्री में पढ़ते ही हैं, तो ये बच्चों के लिए रेलेवेंट है। बेसिकली आपने 6, 7, 8 में हिस्ट्री हो, जियो हो, पॉलिटी हो, जितनी चीज़ें आपको मैंने पढ़ाई है ना, वो सब कुछ बच्चे के हिसाब से उपयुक्त है, रेलेवेंट है उनको पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो हमने गांधी जी के तो बारे में पढ़ा ही था, तो ठीक है, ये तो एकदम सही होगा। दूसरा है भारत का आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। देखो, ये 6 to 8 के बच्चे के हिसाब से थोड़ा सा जटिल, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। 9, 10th में हम पढ़ाते हैं, 6 to 8 में हम नहीं पढ़ाते हैं। मैंने आपको कोई भी इससे रिलेटेड चीज़ें भी नहीं पढ़ाई हैं। सी है स्टेटस ऑफ वुमेन इन प्रेजेंट सिनेरियो। यस, हमने क्लास 8 में महिला समाज सुधारक के बारे में पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये बच्चों के हिसाब से सही है।
ये टॉपिक भी अच्छे से वो समझ सकते हैं। डी है जनसंख्या वृद्धि के कारण, पॉपुलेशन ग्रोथ। मैंने ये चीज़ आपको नहीं पढ़ाई है और ये टॉपिक्स इंक्लूड नहीं है 6 to 8 में। क्यों? क्योंकि ये जो डी वाला है, जो ये डी है और ये जो बी वाला ऑप्शन है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक आ जाता है और इसीलिए इसको 9 से 10th में रखा गया है। ठीक है, तो सी और ए ही आपका सही होगा। एक तो आपका ये वुमेन इन प्रेजेंट सिनेरियो एंड दूसरा महात्मा गांधी जी। तो ये दोनों बेसिकली अप्रोप्रिएट हैं मिडिल लेवल स्टूडेंट्स के लिए, ये टॉपिक्स ए एंड सी। ठीक है, चलिए, तो कोई भी चीज़ हमको बस ऐसे नहीं पढ़ा देनी है, क्योंकि अगर कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होगा तो बच्चे उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, चलिए, 10th नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है, हाउ कैन अ सोशल स्टडीज टीचर्स डेवलप सोशल वैल्यूज अमंग स्टूडेंट्स। मतलब एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक, जैसे कि मान लो मैं, या फिर आप अपने आप को रिलेट करिए कि आप एसएसटी के टीचर बन चुके हो। अब आप विद्यार्थियों में किस प्रकार सामाजिक मूल्य को, जो सोशल जो वैल्यूज होती है ना, उसको कैसे आप डेवलप करोगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए एज अ टीचर कि मैं बच्चों में कुछ सोशल वैल्यू डेवलप करवा सकूं। तो पहला लिखा है कि आप बच्चों के अंदर डिसिप्लिन जो है उसको डेवलप करिए। देखिए, डिसिप्लिन तो सभी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आपको नौकरी चाहिए, आपको पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखनी है, हर एक चीज़ में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें करना चाहिए। एज अ टीचर मैं चाहूँगी कि बच्चों में ये वाली जो सेंस है डिसिप्लिन वाला, ये हो। ठीक है, दूसरा है कि बिहेविंग इन द अप्रोप्रिएट मैनर इन स्कूल एंड क्लास। स्कूल या कक्षा में उपयुक्त रूप से व्यवहार करिए। देखिए, बच्चे टीचर से ही सीखते हैं। अगर आप अच्छे से व्यवहार करेंगे तो बच्चे भी वही चीज़ सीखते हैं। तो ये चीज़ तो हम कराएंगे एज अ टीचर। ठीक है, विद्यार्थियों को व्यावसायिक फिल्म देखने के लिए कहो। मतलब अगर मुझे बच्चों में सोशल जो वैल्यू है ये डेवलप करानी है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि जाओ तुम कमर्शियल मूवीज़ देखो। उसके लिए आपको खुद क्लास में इस तरीके का मैनेजमेंट करना होगा। कमर्शियल वैल्यू मूवीज से नहीं आ जाता है। ठीक है, तो ये तो खत्म। नेक्स्ट है आपका कि कक्षा स्कूल परिवेश में उपयुक्त लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करके, फॉलो अप्रोप्रिएट डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन क्लास स्कूल सेटिंग। यस, ये हो सकता है। ठीक है, कि आप जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं उसका पालन करके, तो ये भी होगा। बट सिर्फ कमर्शियल मूवी से कोई सोशल वैल्यू डेवलप नहीं होगी। ठीक है, बच्चे ये भी हो सकता है कि वो गलत राह पे चले जाएं। तो हमको ये कभी नहीं ऑप्शंस लेना है कि सोशल वैल्यूज़ के लिए आप अपना काम आसान करने के लिए बच्चों को मूवी दिखा दो। नहीं, तो 4 सही है, दूसरा सही है, पहला सही है, तीसरा छोड़ के सब सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा। ठीक है, तो आपको ये पता, हम सभी जानते हैं कि एक फाउंडेशन है जो डिसिप्लिन है। ठीक है, अनुशासन का विकास जो है वो सामाजिक मूल्यों की जो है वो नींव रखता है, सोशल वैल्यूज़ की। और आप अच्छा बिहेव करिए, या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना, क्योंकि बच्चे हमको देखकर सीखते हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन विद्यार्थियों को एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होती हैं। सिर्फ व्यावसायिक फिल्में दिखाने से कोई सोशल वैल्यू डेवलप नहीं होती है। ठीक है, तो बस ये हमारी छोटी सी क्लास थी और मैंने 10 क्वेश्चंस आज कराए हैं। पहली क्लास है और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप में से कुछ लोग बोर हो जाएं। वैसे अगर आपको मज़ा आ रहा होगा सीखने में तो आप बोर बिल्कुल भी नहीं होगे, और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा सकूँ। ठीक है, तो चलिए, जितने भी नए स्टूडेंट हैं, अगर आपको मेरा नोट्स या उसका डेमो देखना हो तो व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा, उस पर मैसेज कर लीजिएगा। एंड बस मैं इतना बोलना चाहूँगी कि डेली की क्लासेस देखो। आज हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं, बाकी हर दिन मैं 20 ही क्वेश्चंस कराऊंगी, पूरा सेट। ठीक है, तो चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।